भारती। पिटारा। पिटारा में आज सेहतनामा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सेहतनामा कार्यक्रम में आपका दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी सुनने वालों का। और जैसे कि आप जानते हैं, हर हफ्ते हम एक चिकित्सक हस्ती को बुलाकर उनसे बातचीत करते हैं। चर्चा के विषय जो होते हैं विभिन्न होते हैं। और आज हमने आमंत्रित किया है मुंबई के सुप्रसिद्ध ट्राइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक सिन्हा को। विविध भारती के स्टूडियो में डॉक्टर अशोक सिन्हा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सेहतनामा कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मैं विविध भारती का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं विविध भारती को, और पहली बार मैं यहाँ पे आया हूँ तो हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हमारे सुनने वालों को बता दें कि आज की चर्चा का विषय है बालों का गिरना और उसका उपचार। यानी इंग्लिश में अगर इसे हम कहें कि आज बहुत बड़ी प्रक्रिया चल रही है हेयर ट्रांसप्लांट की, तो इसमें बहुत ही माहिर हैं, विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अशोक सिन्हा, ट्राइकोलॉजिस्ट इसीलिए उन्हें कहा जाता है। इन्होंने इसकी पूरी शिक्षा ग्रहण की है, पूरा अनुसंधान किया है। और डॉक्टर साहब, अपने बारे में बताइए हमारे सुनने वालों को। मेरा नाम डॉक्टर अशोक सिन्हा है। मैं 2011 से हेयर ट्रांसप्लांट में जुड़ा हूँ। हेयर ट्रांसप्लांट करते भी हैं और हेयर ट्रांसप्लांट की रिसर्च में भी मैं हूँ। उसके अलावा मैं पूरे भारत के लोगों को मैं चाह रहा हूँ कि भारत में हेयर ट्रांसप्लांट का स्टैंडर्ड काफ़ी ऊंचा हो। उसके लिए मैंने लोगों को उनकी भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में, हिंदी में एक चैनल स्टार्ट किया, हेयर ट्रांसप्लांट एजुकेशन। उस चैनल पर जाकर कोई भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड किसी भी तरह के प्रश्न को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और वो मुझसे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। मैं उनको आंसर भी देता हूँ। तो ये मेरी तरफ से एक पहल है जिसके द्वारा मैं ये चाहता हूँ कि भारत में हेयर ट्रांसप्लांट और हेयर केयर का स्टैंडर्ड ऊपर हो, लोगों को काफ़ी नॉलेज हो और कोई भी कहीं भी गलत क्लिनिक में ना जाए। ये मेरी कोशिश है। यानी इसका मतलब ये हुआ सीधे सीधे आसान से शब्दों में कि अगर चिकित्सा आपको लेनी है बालों के गिरने की, खासतौर से हेयर ट्रांसप्लांट की, तो उसके लिए जो मुनासिब, अधिकृत और योग्य चिकित्सक हैं उनसे ही आप संपर्क करें। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम इस विषय पर आते हैं कि भारत में तेजी से बढ़ती जा रही है गंजेपन की समस्या पुरुषों में खासतौर से देखी जा रही है, वैसे स्त्रियों में भी है। बालों के गिरने या गंजापन के समस्या पर बात करें तो आज मेल में 50 साल की उम्र तक कम से कम 80% पुरुषों में यह समस्या है। और महिलाओं में भी बात करें तो आज की भागदौड़ की ज़िंदगी और जो ज़िंदगी हम एडॉप्ट कर रहे हैं उसमें महिलाओं में भी यह प्रॉब्लम तकरीबन 50 साल की उम्र तक 50% महिलाओं में भी आ रही है जी। और ये सिर्फ भारत के ही नहीं है, पूरे विश्व में यह प्रॉब्लम है। एज ए चिकित्सक मैं आपसे जानना ये चाहता था कि इसका प्रमुख कारण क्या है, बताइए। अगर हम पुरुषों में बात करें तो जो हेयर लॉस शुरू होता है, हेयर लॉस आप कभी भी देखेंगे तो 18-19 साल के बाद शुरू होता है, उसके पहले शुरू नहीं होता है। टेक्निकली इसे कहा जाता है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। इसमें दो टर्म है, एंड्रोजेनेटिक और एलोपेशिया हमारे साइंस में हेयर लॉस को कहा जाता है। एंड्रो एक हार्मोन होता है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन, DHT। ये और जेनेटिक मतलब आपने अपने पिताजी से या माता जी से, किसी भी साइड से, फैमिली में किसी भी साइड से, मदर साइड से या फादर साइड से आपको जीन्स मिलते हैं। वो पूरा बॉल्डनेस के जीन और ये DHT हार्मोन दोनों मिलाकर एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं बॉल्डनेस का। DHT क्या करता है कि बालों के जड़ों में जाके उनको जो न्यूट्रिशन पहुंचाने वाले रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है। और ये जीन क्या करता है, खराब तरह के प्रोटीन बनाता है जिससे कि बालों का गिरना आसान हो जाता है। अब ये जब एक प्लेटफॉर्म तैयार कर देते हैं दोनों मिलकर, दोनों का होना जरूरी है, नहीं तो आप देखेंगे कुछ लोगों में सिर्फ DHT तो हर आदमी में है लेकिन उनको बॉल्डनेस नहीं आ रहा है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन होता है, ये कॉम्बिनेशन मिलकर प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं। और उसके बाद जैसे ही कुछ और चेंजेस होते हैं आपके लाइफ में, जैसे कोई स्ट्रेसफुल पीरियड आ गया आपके लाइफ में, कोई बीमारी आ गई जैसे डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड,
कुछ भी होता है तो आप देखते हैं सबसे पहले बाल जाने लग जाते हैं। या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, अगर हम महिलाओं में बात करें तो ये सारे फैक्टर्स जी। हैं, उनके अंदर भी जेनेटिक काम कर रहा है, उनके अंदर भी ये विटामिन डिफिशियंसी, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें काम कर रही है। महिलाओं में इसके अलावा कई और फैक्टर हैं जो हेयर लॉस को बढ़ाता है, जैसे एनीमिया, हीमोग्लोबिन का कम होना, थायराइड, उसके बाद पीसीओडी होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। महिलाओं में जनरली आप देखते हैं कि उनका लाइफस्टाइल ही एक अलग होता है। उनमें जब से पीरियड शुरू होता है वहाँ से लेकर मिनोपॉज, बीच में डिलीवरी, सारे में हार्मोनल चेंजेस काफ़ी होते हैं। तो ये भी काफ़ी फैक्टर्स होते हैं, जो ये इतने सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं महिलाओं की बॉडी में, ये भी बहुत बड़े फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उनमें हेयर लॉस डिफरेंट टाइम पर होता है। जैसे प्रेगनेंसी, डिलीवरी के बाद उनका हेयर लॉस होता है, अब मिनोपॉज के टाइम में हेयर लॉस होता है, मेनोपॉज के पहले हेयर लॉस होता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और आपने कहा कि तनाव एक ऐसी समस्या है खान पान के अलावा कि वो बालों को गिरा सकती है। इसके अलावा ये क्या मिथ है कि कई बार हम ये सुनते हैं कि पानी बदल जाने से या फिर बारिश के मौसम में ऋतु के अनुसार बाल ज़्यादा झड़ते हैं उस ऋतु में, सच है? कुछ लोगों ने ये ऑब्जर्व किया है कि जब भी मौसम बदलता है तो बाल गिरते हैं। तो उसके हिसाब से जैसे ही कोई मौसम आ रहा है, जैसे बारिश में, कुछ लोग होते हैं जिनके बारिश में ज़्यादा बाल गिरते हैं, कुछ लोगों के विंटर में ज़्यादा बाल गिरते हैं। जैसे आप डैंड्रफ की समस्या आप देखेंगे विंटर में ज़्यादा होता है, जैसे वैसे ही होता है कि सब आदमी में, सारे लोगों में एक जैसा नहीं होता है कि आपके समर में किसी के बाल गिरेंगे या किसी के विंटर में गिरेंगे या किसी के रेनी सीजन में। कुछ लोगों का अलग अलग होता है, बालों आपके नेचर के हिसाब से होता है वो। उसके लिए बहुत सारी तरह की चीज़ें हैं जो आप करेंगे तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ किसी आदमी, किन्हीं के बाल रेनी सीजन में ज़्यादा गिरते हैं, तो उनको कहाँ कहाँ बचना चाहिए। सबसे पहले तो उनको जो पहला रेन होता है उसमें आप कभी भी ना नहाएं। अच्छा। उसमें जितने भी एनवायरनमेंट का जितना भी एसिड है, जितना भी पॉल्यूशन है, जितना भी सब कुछ है, वो एक साथ होके आता है। तो इसकी वजह से उसमें प्रॉब्लम होता है। दूसरा, रेनी सीजन का मतलब होता है कि आपका मॉइस्चर का कंटेंट बढ़ गया। आपको हमेशा अपने बालों को सूखा रखने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरा, डाइट ऐसे खाना है आपको रेनी सीजन में जो इजीली डाइजेस्टेबल हो। ऐसा कोई भी चीज़ ना खाने लग जाए, क्योंकि बारिश में ऐसे भी जितने भी फल फ्रूट जितने भी चीज़ें आते हैं उनमें उसमें ये चांस ज़्यादा होता है कि वो कंटामिनेटेड हो, उसमें कीड़े हो या ऐसा हो। तो आप हमेशा अच्छी चीज़ों को खाएं। हाई प्रोटीन डाइट तो मैं किसी भी सीजन में खाने के लिए कहता हूँ। अच्छा, आपने बताया था कि 80% मेल में और 50% यानी 50% पॉपुलेशन फीमेल में इसका शिकार हैं, बाल्डनेस का। तो नए ट्रीटमेंट की मॉडलिटीज़ की जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं वो क्या क्या हैं आपके नज़रिए से? आज अगर हम देखें तो पिछले 20 सालों में हेयर लॉस के कई नए मेडिसिन और प्रोसीजर आए हैं जो कि हेयर लॉस को बहुत हद तक रोकने में सक्षम हैं। अगर हम एक ओवरव्यू की बात करें तो आज पिछले 20 सालों में 3 तरह का ट्रीटमेंट आया है जो काफ़ी हेल्पफुल है। पहला है मेडिसिन, दूसरे हैं कुछ प्रोसीजर्स, और तीसरा है हेयर ट्रांसप्लांट। तो ये 3 चीज़ें हैं जो काफ़ी मददगार हैं। अगर मैं मेडिसिन की बात करूं तो 2 मेडिसिन है जो FDA अप्रूव्ड है, मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड। ये बालों को आपके रोकने में काफ़ी मददगार हैं। तीसरा है मल्टीवाइटमिन्स। मल्टीवाइटमिन्स भी आज ऐसे ऐसे मल्टीवाइटमिन्स हैं जो बालों के लिए स्पेशली बनाए गए हैं और जिनमें वाइटमिन्स, मिनरल्स और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन होते हैं जो आपके बालों को रोकने में मदद करता है। अच्छा, राइट। इसके अलावा है प्रोसीजर्स जैसे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, लो लेवल लेजर थेरेपी या जिसको कोल्ड लेजर भी कहा जाता है। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा एक ऐसा थेरेपी है जिसमें पेशेंट के खुद के ब्लड को निकाला जाता है, उसमें से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को सेपरेट कर लिया जाता है और जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा सेपरेट करने के बाद उनको स्काल्प में इंजेक्ट कर दिया जाता है। उससे क्या होता है, वो प्लेटलेट रिच जो प्लाज्मा है वो प्लेटलेट अंदर जाके एक्टिवेट होते हैं और कई ग्रोथ फैक्टर रिलीज करते हैं और वो जो नए ग्रोथ फैक्टर रिलीज होता है उससे वो पतले हो गए बालों की मोटाई को, लंबाई को और लाइफ को, तीनों को ही बढ़ाते हैं और आदमी का सर भर जाता है। ये हो गई प्रोसीजर की बात। और तीसरा जो आज कल बहुत प्रचलित है वो है हेयर ट्रांसप्लांट। तो आज की डेट में आप देखेंगे पिछले 20 सालों में इतना डेवलपमेंट तो हुआ है कि आप मेडिसिन और प्रोसीजर और ट्रांसप्लांट करा के आप अपने बालों को मैनेज कर सकते हैं। ये तो आपने बताया, लेकिन जैसे शॉर्ट फॉर्म में कहें जो आप बता रहे थे PRP, तो वो पतले बालों की थिकनेस को तो मजबूत करता है, लेकिन क्या आप ये बताएंगे कि पूरी तरह से चले गए जो बाल हैं उनके लिए क्या ट्रीटमेंट है? देखिए, PRP और मेडिसिन ये
जो पतले बाल हैं उनको मोटा कर देता है। अनफॉर्चुनेटली मेडिसिन और पीआरपी आपको कोई परमानेंट इफेक्ट नहीं देता है। जब तक आप इन दवाओं का यूज़ कर रहे हैं, जब तक आप पीआरपी का यूज़ कर रहे हैं, तब तक आपको ये हेल्प करता रहेगा। आप छोड़ देंगे तो 6 से 8 महीने में फिर से वापस बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। ये तो मैं बात कर रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेट, लेकिन फॉर्चुनेटली आज हम ये कहें कि कम से कम आज हमारे पास ऐसी दवाएं तो हैं जिनको हम यूज़ करके अपने बालों को जितना लंबा चाहे उतना हम खींच सकते हैं, जितना चाहे उतना हम अपने बालों को बचा कर रख सकते हैं। सो ये चीज़ें हेल्पफुल है। हाँ, जो लोग पूरी तरह से गंजे हो चुके हैं उनके लिए ट्रांसप्लांट सबसे अच्छा विकल्प होता है। हम ये जानना चाहेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या है और परमानेंट ट्रीटमेंट में इसका कितना रोल है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेडिसिन पीआरपी ये परमानेंट नहीं होते, जब तक आप ले रहे हैं तब तक ही आप उसका इफेक्ट रहेगा। हाँ। लेकिन ट्रांसप्लांट एक परमानेंट सॉल्यूशन है। अच्छा। अगर आप ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो ट्रांसप्लांटेड बाल कम से कम 10 से 15 साल या लाइफ टाइम भी चलता है। लेकिन ये कहा जाता है, कई लोगों ने, ये मिथ है या हमसे सुनी सुनाई बात है कि ट्रांसप्लांट करते हैं तो कुछ साइड इफेक्ट हो जाते हैं त्वचा पर, जिसको सूट नहीं करता है। तो ऐसा भी होता है क्या? नहीं, हेयर ट्रांसप्लांट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। शुरू में कुछ छोटे मोटे इश्यूज होते हैं, जैसे आपको स्वेलिंग आता है फोरहेड पे, वो भी किसी किसी पेशेंट में आता है। किसी किसी को नंबनेस का इशू होता है थोड़ा सा, वो थोड़े टाइम के लिए रहता है। कभी कभी इचिंग का इशू होता है, नॉन इन्फेक्शियस या इन्फेक्शियस फॉलिकुलाइटिस हो सकते हैं। बट ये सारी चीज़ें टेम्पररी हैं और थोड़े टाइम के बाद सब ये 5 दिन 10 दिन या महीने भर में, उससे ज़्यादा नहीं होता। हमारे हेयर ट्रांसप्लांट एक प्रोसेस है, मैं आपको बताता हूँ हेयर हाँ, तो ट्रांसप्लांट हम है ये भी क्या? जान लेते हैं कि हाँ। दरअसल आप विस्तार से बताइए हेयर ट्रांसप्लांट है क्या। हाँ, हेयर ट्रांसप्लांट क्या है? आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, पुरुषों में बाल कितने भी चले जाएं पर साइड और बाल, पीछे के बाल कभी नहीं जाते। हाँ, वो बाल हाँ, रहते हैं हमेशा। बिल्कुल। ये सबने ऑब्जर्व किया होगा। तो हेयर ट्रांसप्लांट में क्या किया जाता है कि साइड और पीछे से कुछ पोर्शन में बालों को निकाल के, कुछ परसेंट में 10%, 20%, 30%, वो डिपेंड करता है कि आपका डेंसिटी कैसा है पीछे का, वहां से उतने परसेंट में बालों को निकाल लिया जाता है और जो गंजेपन या बॉल्डनेस वाला एरिया है वहां पे लगा दिया जाता है। ये है। तो हेयर ट्रांसप्लांट एक तरह का रीडिस्ट्रीब्यूशन है, जहां पे एक जगह से बाल निकाले जाते हैं, वहां पे नंबर कम हो जाता है, और दूसरी जगह पे जहां पे बॉल्डनेस है वहां पे डाल दिया जाता है, वहां पे नंबर बढ़ जाता है, लुक इंप्रूव हो जाता है। ये है हेयर ट्रांसप्लांट। अच्छा, तो हेयर ट्रांसप्लांट में जब बालों का प्रयोग करना होता है, मान लीजिए कि पीछे के और साइड के बालों की कमी है, तो आपूर्ति अगर एक्स्ट्रा लगती है तो वो कैसे करते हैं आप? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा राजेंद्र जी आपने। आजकल, पहले तो हम जब हेयर ट्रांसप्लांट शुरू हुआ था 2000 में, इंडिया में भी तकरीबन 1998 1997 से है हेयर ट्रांसप्लांट। तो पहले सिर्फ सर के बाल निकाले जा सकते थे साइड से और पीछे से। अब टेक्नोलॉजी एडवांस कर रहा है, राइट। तो अब एक नया टेक्नोलॉजी आया है, बॉडी हेयर एक्सट्रैक्शन, जिसमें क्या करते हैं कि सर के पीछे के अलावा अगर आपका गंजापन का एरिया काफ़ी बड़ा है और पीछे से जो बाल निकाले जा रहे हैं उससे पूरा सर कवर नहीं हो सकता है, तो बियर्ड से, यानी दाढ़ी से, जो चिन वाला एरिया होता है वहाँ से ले लेते हैं बालों को। छाती में अगर आपके बाल हैं वहाँ से ले लेते हैं। आपके आर्मपिट में अच्छे बाल हैं वहाँ से निकाले जा सकते हैं। आपके बैक पे अच्छे बाल हैं वहाँ से निकाले जा सकते हैं। प्यूबिक एरिया से निकाले जा सकते हैं। तो आज टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है कि शरीर के जहाँ भी अच्छे बाल हैं, जहाँ कहीं भी आपके शरीर पे अच्छे बाल हैं, उनको निकाल के आपके सर पे उनको ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा और वो बाल भी वैसे ही बढ़ते रहेंगे, वो बाल भी वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे आपके नेचुरल बाल हैं। अच्छा, आपने ये जिक्र किया कि हेयर ट्रांसप्लांट एक परमानेंट सॉल्यूशन है, तो कितने टाइप का होता है ये? जो मुख्यतः अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट की टेक्निक की बात करें तो 2 टेक्निक है। एक होता है FUT और दूसरा होता है FUE। FUT मतलब फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट। इसमें क्या, या इसको स्ट्रिप सर्जरी भी कहा जाता है। इसमें अभी देखिए एक चीज, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हेयर ट्रांसप्लांट एक रीडिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक जगह से आप बाल निकालेंगे, प्रोसेस तो यही है, एक जगह से आप बाल निकालेंगे और दूसरी जगह पे आप बाल लगाएंगे। तो जहां पे आप बाल निकालने का जो टेक्निक होता है, ये निकालने के टेक्निक के आधार पर ये 2 प्रोसेस बनाया गया है। FUT में क्या करते हैं, पीछे से बालों के साथ स्किन के, बाल और स्किन का एक पूरा एक पट्टी या स्ट्रिप निकाल लेते हैं काट के, ऑपरेशन करके, जैसे बायोप्सी करते हैं। हाँ। तो इसमें एक लंबी पट्टी निकाली जाती है, इस कान से लेके इस कान तक, 1 सेंटीमीटर चौड़ी या 1.5 सेंटीमीटर चौड़ी, जैसा उस पेशेंट का फ्लेक्सिबिलिटी है स्किन का, उसके हिसाब से कि जितना चौड़ा निकालने पे कुछ नुकसान ना हो। लेकिन वो स्किन की अपर लेयर रहती है कि अंदर से भी निकालते हैं? नहीं, इसमें हम सबक्यूटेनियस टिश्यू तक जाते हैं। एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस, ये तीसरा लेयर होता है। सारा लेयर नहीं लेते। स्काल्प में SCALP, तो इसमें सिर्फ हम स्किन और उसके बाद जो कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है वहाँ तक हम जाते हैं, उसके नीचे नहीं जाते हैं। सुपरफिशियली होता है ये। और वो पूरे पट्टी निकाल के और पट्टी बाहर निकालते हैं, स्ट्रिप बाहर निकाल लेते हैं। फिर उसको माइक्रोस्कोप में देख के उस पट्टी से
एक एक करके फॉलिकुलर यूनिट को अलग अलग कर लिया जाता है। फॉलिकुलर यूनिट या ग्राफ्ट कहा जाता है उसको, वो बना लिया जाता है। और एक बार जब ग्राफ्ट बन जाता है तो उसको फिर जहाँ बॉल्डनेस वाला एरिया है वहाँ पे डॉक्टर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। जी जी जी। एफयूटी हो गया। और एफयूई में क्या करते हैं, उसमें कोई ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ काटने की ज़रूरत नहीं होती। उसमें सीधा मशीन से एक हाई स्पीड रोटेटिंग पंच होता है जो मशीन में लगा होता है, उससे सीधा सर के पीछे से ही एक एक करके निकाल लेते हैं। तो वो प्रोसेस थोड़ा आसान होता है, उसमें पेन या वो जो पार्ट होते हैं बहुत ही कम हो जाता है। कोई टाके नहीं लगते हैं उसमें, जबकि एफयूटी में टाके लगते हैं, एफयूई में कोई टाका नहीं लगता है। तो ये डिफरेंसेस है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि विभिन्न भागों से ही ग्राफ्ट लिया जा सकता है या बॉडी के कई हिस्सों से, जैसे कि आपने बताया कि कई हिस्सों से लिए जा सकते हैं। उनमें आपने एक बात बताई थी कि कुछ हेल्दी हेयर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्दी हेयर? हाँ, बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। अभी आप देखिए कि सपोज मैंने ऐसे बोला कि पीछे से, सर के पीछे से और साइड से बाल नहीं जाते हैं, लेकिन सब मान लीजिए एक आदमी 30 साल का है और उनके बाल काफी ऊपर तक हैं पीछे में भी, लेकिन आप देखते हैं धीरे धीरे वो बाल भी नीचे जाते हैं। या कभी कभी क्या होता है कि गर्दन के नीचे से भी बाल ऊपर जाते हैं, गर्दन के नीचे वाले बाल काफी पतले होते हैं। जी। हमें जो बाल निकालना है, अगर आपको रिजल्ट परमानेंट चाहिए, थिकनेस, हाँ, अगर जिंदगी भर के लिए या लंबे समय के लिए बाल चाहिए, तो वो बाल भी बड़े हेल्दी होने चाहिए। क्योंकि हम जहां से बालों को निकाल रहे हैं, अगर वो बाल भी उड़ रहे हैं तो हम उनको लगा के क्या करेंगे, वो भी चले जाएंगे फिर। तो उससे अच्छा ये है कि, तो उसको कहा जाता है सेफ डोनर एरिया। जो अच्छे बाल हैं, हेल्दी बाल हैं, जो वो सेफ डोनर एरिया में होते हैं, जो बीच का पार्ट होता है पीछे का और साइड का, वहां से ही बाल निकाल के लगाए जाते हैं। अच्छा, दो प्रश्नों का मिला जुला स्वरूप मेरे दिमाग में उभर रहा है। आपने जो स्ट्रिप निकालने की बात की थी 3 परतों वाली, तो क्या हेयर ट्रांसप्लांट पेनफुल होता है? पहला तो ये एक सवाल है, और उसी में कि इसका रिजल्ट आने में कितना समय लगता है? हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ब्लेड इन्वॉल्व है, जिसमें हाई स्पीड रोटेटिंग पंच इन्वॉल्व है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इसको करने के पहले सबसे पहले पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। पेशेंट को बेहोश नहीं किया जाता है, बट जिस एरिया से हम बाल निकाल रहे हैं और जिस एरिया में बाल डालना है, शून्य किया जाता है, सिर्फ उसी एरिया को शून्य किया जाता है। इसको लोकल एनेस्थीसिया कहते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस लोकल एनेस्थीसिया में होता है। पूरे ट्रांसप्लांट में दर्द का जो अनुभव होगा वो सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया देने के समय ही होता है। अच्छा। उसके बाद आपके सर पे डॉक्टर क्या काम कर रहे हैं आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। उसके भी लोकल एनेस्थीसिया देने के भी कई टेक्निक आ गए हैं जी, जिससे कि दर्द को काफी कम किया जाता है। तो आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो हेयर ट्रांसप्लांट लगभग नियर जीरो पेन कह सकते हैं, या पेन बहुत ही कम होता है। इस कंडीशन में आज हेयर ट्रांसप्लांट आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि एक बार एनेस्थीसिया का इफेक्ट चला गया तो उसके बाद फिर क्या पेन बहुत ज्यादा होगा? नहीं, आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो घाव बनाए जाते हैं, जो उंड बनाए जाते हैं, वो सर्जन बहुत ही शार्प और बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट से बनाते हैं। तो एनेस्थीसिया के जाने के बाद भी पेशेंट को दर्द का अनुभव नहीं होता है। एफयूटी और एफयूई में अगर हम कंपैरिजन करें 10 के स्केल पे, तो एफयूटी में मैं कहूँगा 10 में से 5 पॉइंट, और एफयूई में मैं कहूँगा कि 10 में से 2 पॉइंट या 1 पॉइंट का पेन होता है, बस, उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो रिजल्ट आने में कितना समय लगता है? रिजल्ट आने में 6 से 8 महीने का समय। 6 से 8 महीने में तकरीबन 80% बाल आपके आ जाते हैं। कंप्लीट रिजल्ट आने में कम से कम 12 महीने का टाइम लगता है। अभी कुछ नए नए टेक्निक आ रहे हैं जिसमें थोड़ा अर्ली स्टेज में भी देख सकते हैं, 4-4 महीने में भी लोगों के रिजल्ट बहुत अच्छे आ जाते हैं। जी। ऐसा भी होता अच्छा, है। ये बताइए कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मरीज आपके पास आता है तो उसको कितनी सिटिंग करनी होती है, मिनिमम और मैक्सिमम? सिटिंग की अगर बात करें तो डिपेंड करता है। एक दिन में अगर एफयूटी मेथड से कर रहे हैं तो 3000 ग्राफ्ट तक किया जा सकता है। 3000 ग्राफ्ट मतलब आपका उनका फ्रंट का काफ़ी एरिया कवर हो सकता है। एफयूई में एक दिन में 2000 ग्राफ्ट तक एक डॉक्टर और 2-3 टेक्नीशियन की टीम मिलकर कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती है। तो आप एक दिन में 2000 ग्राफ्ट, अगर उनको ज़रूरत है 4000 ग्राफ्ट की, तो 2 दिन में लगेंगे, राइट। तो डिपेंड करता है, सिटिंग इस बात पे डिपेंड करता है कि उनका कितना बड़ा एरिया बॉल्ड है, दूसरा उनका डोनर एरिया है क्या है, जहाँ से बाल निकाले जाने वहाँ पे अच्छी क्वालिटी के बाल कहाँ कहाँ हैं और कितने बाल निकाले जा सकते हैं, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैक्सिमम किसी आदमी में 6000 ग्राफ्ट की जरूरत है तो 3 दिन में उनका काम हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि क्या जो हेयर लगाए गए हैं वो ग्रोथ करते हैं, यानी बढ़ते हैं बाद में? ट्रांसप्लांट की यही तो खूबसूरती है, आपके ही शरीर के बालों को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसप्लांट किया जाता है, लंबाई बढ़ती है उसकी, तो वो बाल नेचुरली ग्रोइंग हेयर होते हैं। जैसे आपके बाकी के बाल बढ़ते हैं वैसे वो भी बाल बढ़ते हैं। और आप किसी भी ऑर्डिनरी सैलून में जाके आपको उन बालों को कटवाने के लिए किसी स्पेशल डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है जी। किसी भी ऑर्डिनरी सैलून में जाके कहीं भी जाके आप उन बालों को कटवाएंगे और कटवाने के बाद वो बाल फिर से वैसे ही बढ़ने लगेंगे। इतना ही नहीं, अगर आपको जरूरत है
जैसे हमारे मुस्लिम भाई हज के लिए जाते हैं, उम्रा के लिए जाते हैं, तो उनको बाल शेव करवाना पड़ता है। वो बाल शेव भी करवा सकते हैं, बाद में उनके बाल वापस आ जाएंगे, वैसे ही ग्रो करने लग जाएंगे। दूसरा, अगर किसी में, हिंदुओं में भी कहीं कहीं किसी किसी कंडीशन में बाल शेव कराना पड़ता है, तो आराम से बाल शेव करवा सकते हैं, वो वापस बाल आते ही आते हैं, दोबारा रीग्रो होते हैं। अच्छा। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, आपके नेचुरली ग्रोइंग हेयर है, नेचुरल बाल है, वो बढ़ते रहेंगे हमेशा। ट्रांसप्लांटेड हेयर जो हैं वो डाई भी किए जा सकते हैं। कई लोगों को शेप अलग अलग रंग देने की आदत होती है, कई बार वाइटनेस से वो थोड़े परेशान होते हैं, इसके लिए ये सवाल होता है। अगर हमने हेयर ट्रांसप्लांट किया और उनके बाल सफ़ेद हैं, तो वो बाल भी सफ़ेद ही होंगे। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ट्रांसप्लांट के बालों सफ़ेद बाल भी काले हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, हम सिर्फ बालों को एक जगह से निकालते हैं, दूसरी जगह पे डालते हैं। तो एक जहाँ से हम निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं और जहाँ पे डालते हैं, तो अगर जहाँ एक्सट्रैक्शन वाली जगह पे बाल सफ़ेद हैं, तो डाले गए जहाँ पे वो बाल भी सफ़ेद ही पैदा होंगे। हाँ हाँ। अब क्वेश्चन ये है कि उनको डाई करने की आदत है पहले से, तो वो डाई कर सकते हैं क्या? ट्रांसप्लांट के 6 हफ्ते के बाद, यानी 1.5 महीने के बाद, आप ट्रांसप्लांटेड बाल को या नॉर्मल बाल को, जो बचे हुए बाल हैं आपके, सबको आप डाई कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ट्रांसप्लांट कराने के कितनी अवधि के बाद उसको शैम्पू से रूटीनली धो सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉम्ब कर सकते हैं? ट्रांसप्लांट के बाद या उसी दिन की हम बात करें, शाम को या अगले दिन की बात करें, तो इसमें एक प्रोसेस होता है ट्रांसप्लांट का, क्या क्या केयर किया जा सकता है ट्रांसप्लांट के बाद, कैसे कैसे केयर करना होता है। क्योंकि कई बार टाँके लगे होते हैं, पानी नहीं डालना होता है वहाँ। नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रांसप्लांट के अगले दिन या उसके अगले दिन से आप सर से नहा सकते हैं। उसके लिए एक स्पेशल शैम्पू दिया जाता है, जो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही माइल्ड होता है, वो शैम्पू होता है। हाँ, एक चीज़ करना होता है कि जो ट्रांसप्लांटेड एरिया है उसको आपको रगड़ना नहीं है, उसको रब नहीं करना है, उसको थपथपा के सिर्फ करना है। आप सर पे पानी डाल सकते हैं, आप शैम्पू यूज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक एहतियात के साथ, वो एक बहुत सावधानी के साथ। डॉक्टर आपको सब बताते हैं कैसे खाना है, क्या कैसे सोना है, कैसे नहाना है, कैसे बालों को धोना है, डोनर एरिया को कैसे ध्यान में रखना है, रिसिपिएंट एरिया को कैसे ध्यान में रखना है, तो सारी बातें बताई जाती है। 10 दिन के बाद आप रेगुलर जिम, रनिंग सब कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने FUT करवाया तो ये सारे प्रोसेस 15 दिन के बाद आप शुरू कर सकते हैं। स्विमिंग आप 20 दिन 25 दिन में शुरू कर सकते हैं। 10 दिन के बाद FUE में 10 दिन के बाद आप एक नॉर्मल आदमी हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। FUT में वही चीज़ आप 15 दिन के बाद करना शुरू करते हैं। कितने साल तक के जो लोग हैं वो ट्रांसप्लांट कराने के काबिल हैं? राजेंद्र जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आप गेस करिए कि मैंने एक सबसे ज़्यादा उम्र के कितने तक के आदमी का मैंने ट्रांसप्लांट किया होगा? सबसे ओल्डेस्ट शायद 65। 74। ओहो। और वो डॉक्टर थे, राइट। डायबिटीज़ था उनको, बट कंट्रोल में था। जब हम 75 के एक डॉक्टर का उनका ट्रांसप्लांट करते, तो अब आप समझ सकते हैं कि मतलब उससे ज़्यादा फिर क्या करवाएंगे आदमी, राइट ना। तो ट्रांसप्लांट के लिए कोई एज नहीं होता है। हाँ, मिनिमम एज की बात मैं करूँगा। 25 साल के पहले, जो भी श्रोता सुन रहे हैं, 25 साल के पहले अगर आप ट्रांसप्लांट के लिए जाना चाहते हैं तो थोड़े सावधान रहें। उसमें क्या होता है कि उसमें हेयर लॉस काफ़ी एग्रेसिव होता है, बाल बहुत ज़्यादा गिरता रहता है। अगर आपने आगे में ट्रांसप्लांट करवा लिया, 6 महीने बाद उसके जस्ट पीछे का एरिया खाली हो जाएगा, वो ज़्यादा अननेचुरल दिखता है। तो 25 साल के पहले अपने आप को बचाएं, सिर्फ दवाएं, PRP या किसी अच्छे डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करने के बाद ही वो करें 25 साल के पहले ट्रांसप्लांट के लिए। हाँ, अपर एज में कोई लिमिटेशन नहीं है। आप 60 साल के हो, 70 साल के हो, 50 साल के हो, 80 साल के हो, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं अगर आप हेल्दी हैं, तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं। जी। अच्छा, आपने ये बताया, तो यहाँ एक डिफरेंशियल क्वेश्चन आता है कि किस तरह के लोग ट्रांसप्लांट कराने के योग्य हैं और कौन नहीं करा सकता है, ऐसा कुछ मामला है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। जैसे अभी मैंने बताया 25 साल के पहले हमेशा अवॉइड करें, हमेशा नहीं, कुछ सर्टेन कंडीशंस में किया जा सकता है, अदरवाइज अवॉइड करें, राइट। जो क्रॉन एरिया का ट्रांसप्लांट होता है, क्रॉन या वर्टेक्स का होता है, जहाँ पे भौरा होता है, उस एरिया का ट्रांसप्लांट हमेशा 30 साल के बाद करवाएं, राइट। दूसरा, एक ऐसा कंडीशन जिसमें कि आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, आप किसी भी एज में हैं लेकिन बाल बहुत गिर रहे हैं आपके, कि मतलब डोनर एरिया से भी बाल जा रहे हैं, उस कंडीशन में पहले हेयर लॉस को रोके तभी आप ट्रांसप्लांट करवाएं, राइट। या आपका जो पैटर्न है, जो इसमें पैटर्न होता है कि आगे दोनों एंगल चले गए या फिर उसके थोड़ा का एरिया चला गया और आपका हेयर लॉस स्टेबल हो चुका है, आगे नहीं जा रहा है, उस कंडीशन में करवा सकते हैं। तो ऐसे कई कंडीशन है, हर आदमी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए परफेक्ट कैंडिडेट नहीं है। तो वो आप, तभी इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी अच्छे डॉक्टर से मिलें, किसी अच्छे डॉक्टर से बात करें जो आपके कंडीशन को पूरी तरह से समझे, आपके फ्यूचर को देखें कि आगे कैसा इनका बॉल्डनेस जाएगा, और उसके बेसिस पे सही इंफॉर्मेशन आपको दें और सही डिसीजन, उसके बेसिस पे आप सही डिसीजन ले सकें। हमेशा ऐसे लोगों को अप्रोच करें। मैं अभी भी कह रहा हूँ, हर आदमी हेयर ट्रांसप्लांट का परफेक्ट कैंडिडेट नहीं है। बहुत अच्छा
आपने जवाब दिया और इससे सारी जो मिथ वाली बात है, गलत फहमी वाली बात है, सब निकल चुकी है। और अब डॉक्टर साहब, हम एक प्रश्न और दिमाग में आ रहा है कि हेयर ट्रांसप्लांट में जो सहयोग लिया जाता है रोबोट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसका क्या रोल होता है, इसको विस्तार में हम जानना चाहेंगे। अभी आप देखेंगे कि हमारी पूरी दुनिया ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन चीज़ों की बात कर रही है। तो एक स्वाभाविक सा क्वेश्चन है कि बहुत सारे डॉक्टर ने ये भी सोचा होगा कि हम हेयर ट्रांसप्लांट में भी, अगर हेयर ट्रांसप्लांट भी रोबोट करने लग जाए तो कितना अच्छा हो। और इस दिशा में एक कंपनी है, अमेरिका की कंपनी, उन्होंने एक रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांट मशीन बनाया है। ये काफ़ी महंगा है, इसे ट्रांसप्लांट करवाना भी काफ़ी महंगा होता है, लेकिन ये मैं कहूँगा कि एक पहला स्टेप है, काफ़ी अच्छा स्टेप है ऑटोमेशन में, उन्होंने शुरू कर दिया है। एक बेसिक है, अभी सक्सेस उसमें ज़्यादा नहीं है, बट एक स्टेप लिया है जो कि काफ़ी अच्छा है। हाँ, फ्यूचर में इस पर काफ़ी अच्छा कुछ हो सकता है कि आप किसी रूम में आए और रोबोट आपका पूरा ट्रांसप्लांट कर दे, ऐसा भी हो सकता है। आज तो पॉसिबल नहीं, मे बी फ्यूचर में पॉसिबल है। उसके अलावा लैब ग्रोन हेयर, 3D प्रिंटेड हेयर, इन चीज़ों पे भी पूरी दुनिया में काम चल रहा है। और इसके अलावा आज पूरी दुनिया इस बालों की समस्या से परेशान है। तो पूरी दुनिया में कई साइंटिफिक कम्युनिटी, कितने डॉक्टर कई नए तरीकों पे काम कर रहे हैं, जैसे स्टेम सेल थेरेपी, हेयर क्लोनिंग। एक बाल से 1000 बाल कैसे बना ले? सोच सकते हैं कि अगर एक बाल से 1000 बाल में आदमी का 100 बाल गिरा और 1000 बाल हमारे पास है तो आदमी कभी गंजा ही नहीं होगा। तो इन तरह की चीज़ों पे भी काम चल रहा है, हेयर क्लोनिंग पे काम चल रहा है, स्टेम सेल पे काम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं से पूरी दुनिया कोशिश कर रही है, डॉक्टर की कम्युनिटी, साइंटिस्ट की कम्युनिटी, कि लोगों के सर को हरा भरा रखें और उनके जो क्रॉनिंग ग्लोरी है उनको अच्छा रखें। लेकिन देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, कैसे होता है। जीनोमिक भी एक बहुत बड़ा एरिया है जिसके थ्रू भी लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम जीन ही चेंज कर दें बॉल्डनेस का, उसके थ्रू भी हम उसको लेके आ जाएं और नए नए बाल रहें उनके सर पे हमेशा बना हो। तो कोशिश तो काफ़ी है, देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। फ्यूचर की बात है, डिपेंड करता है, टेक्नोलॉजी तो निरंतर आगे अग्रसर होती रहेगी। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न अभी और दिमाग में उभरा है कि एक अमूमन सामान्य व्यक्ति को सामान्य हेयर ट्रांसप्लांट की सिटिंग का पूर्ण रूप से कितना खर्चा आता है? मिनिमम खर्चे की अगर बात करें कि अगर छोटा सा एरिया है तो आज इंडिया में हेयर ट्रांसप्लांट का कॉस्ट काफ़ी नीचे आ गया है। एक अच्छे क्लिनिक में बात कर रहा हूँ मैं, किसी वैसे क्लिनिक की बात नहीं कर रहा, एक अच्छे क्लिनिक जहाँ पे अच्छे डॉक्टर हैं वो हैं, तो कम से कम आप मिनिमम 30,000 रुपये से शुरू हो जाता है ट्रांसप्लांट। जाने को तो ये कितना तक भी जा सकता है, 1.5 लाख 2 लाख। लेकिन मैं बहुत हाई कॉस्ट को फेवर नहीं करता हूँ। आज जब इंडिया में हार्ट का ट्रांसप्लांट 2.5 लाख में होता है तो हेयर ट्रांसप्लांट तो डेफिनेटली उससे कम में ही होना चाहिए। जी जी। तो मैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉस्ट लेने वाले क्लिनिक को मैं भी सबको कहता हूँ अवॉइड करें। अच्छे क्लिनिक कम रेट में अपने प्राइस में 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख तक में काफ़ी अच्छा क्लिनिक आप ढूंढ सकते हैं, अवेलेबल है इंडिया में। जी, तो चलते चलते प्रोग्राम का समापन करेंगे और ये जानेंगे आपसे कि खान पान या कोई ऐसी बात या कसरत या कुछ ख़ास ऐसी सावधानी रखी जाए जिससे कि हमें ये लगे कि जो युवावस्था में 18 साल का बच्चा है वो ऐसी सावधानी रखे कि बालों का गिरना कम हो ही ना। बहुत बढ़िया सवाल पूछा है आपने कि वो नौबत ही क्यों आए कि आप ट्रांसप्लांट कराओ, वो नौबत ही क्यों आए कि आप मेडिसिन लो। क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ज़रूरत ही ना पड़े उसकी? पहले भी तो ऐसा होता था, पहले के लोगों के बाल काफ़ी लंबे होते थे, काफ़ी अच्छे रखते थे, काफ़ी हेल्दी होता था। आज क्या हो गया ऐसा, और हम क्या अपने लाइफ में चेंज कर सकते हैं जिससे कि हम अपने बालों को मैनेज कर सकते हैं अच्छा। इवन अगर आपका जेनेटिक हिस्ट्री भी है, फादर आपके बॉल्ड हैं, मम्मी साइड में कोई बॉल्ड है, क्या वो लोग भी अपने गंजेपन को लंबा नहीं आने दे सकते हैं? कुछ कर सकते हैं ऐसा? इसके लिए एक मैं फॉर्मूला बताता हूँ आपको, वो है गुड हेल्थ गुड हेयर। पहले हम बालों के कंडीशन को समझिए। बालों का कंडीशन क्या है आपकी बॉडी में? बाल जो है आपकी बॉडी में सौतेले बेटा जैसा है। बॉडी क्या करता है कि सपोज आपके पास थोड़ा खाना बचा है तो पहले ब्रेन को देगा, हमेशा काम कर रहा है, हार्ट को देगा, लंग को देगा, किडनी को देगा, पैंक्रियाज को देगा, बाकी सारे ऑर्गन को देगा। बाल कुछ काम तो करता नहीं है, फिजियोलॉजिकली कुछ रोल नहीं है इसका तो उसको वो खाना देता ही नहीं है, लास्ट में मिलता है। आप ऐसे दूसरे शब्दों में समझे इसे कि अगर आपके बालों को खाना मिल रहा है, इसका मतलब आपके सारे अंगों को खाना मिल रहा है, न्यूट्रिशन सबको मिल रहा है, पोषण सबको मिल रहा है। तो आपको अपने लाइफ को ऐसे रखना है कि बालों तक खाना पहुंचाने का काम करना है, राइट। अब इसके करने के कई तरीके मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले इंडिया में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हम कम प्रोटीन वाला खाना खाते हैं, हमारे खाने में प्रोटीन होता ही नहीं है, राइट। तो सबसे पहले हाई प्रोटीन डाइट स्टार्ट करें। हाई प्रोटीन डाइट का मतलब क्या? प्रोटीन होता किस में है? आपके दाल में होता है, फिर आपके दाल वाली जितनी भी चीज़ें, राजमा है, चावल है, राजमा है, चना है, छोले हैं,
इन चीज़ों में होता है। उसके अलावा स्प्राउट्स, सोयाबीन, दूध, दही, पनीर, अंडा, चिकन, इन चीज़ों में प्रोटीन होता है। आपको खाना कैसे है? आपको ऐसे खाना है कि हर खाने में 30 से 35% या कम से कम 30% भाग प्रोटीन का होना चाहिए। जैसे कि अगर आप खा रहे हैं तो दाल ज़्यादा खा लीजिए। नॉनवेज खा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि छोटा सा नॉनवेज खाया और बाकी ग्रेवी के साथ सब कुछ खा लिया, नहीं, उसमें चिकन का पार्ट अच्छा होना चाहिए। स्प्राउट खाएं, या शाकाहारी है तो दही खा लें, दही ज़्यादा खा लें, दूध खा लें, पनीर खा लें। हर खाने में आपको 30 से 35% चीज़ें डालनी है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर अशोक ने कह दिया है कि अभी हाई प्रोटीन खाना है तो घर में जाके बैठ के नहीं, आज तो मुझे आधा किलो पनीर दो, आधा किलो मटन दो, मैं तो खाऊंगा। नहीं, उतना ही खाना है जो आपकी बॉडी जिसको डाइजेस्ट कर सके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गई बात हाई प्रोटीन डाइट की। दूसरा, आप सोते कैसे हैं? सोने का आपका पैटर्न क्या है? कुछ लोग आजकल क्या कर रहे हैं, प्रोग्रेस के चक्कर में 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे सोकर अपना काम निकाल रहे हैं। नहीं, आपकी बॉडी को जितना ज़रूरत है, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, उतना आपको सोना ही सोना है। क्योंकि जो बॉडी में टूट फुट होता है वो तो सिर्फ इस सोने से ही ठीक होता है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हो सकता है प्रोटीन में दाल के बदले आप दही खा लें, लेकिन सोने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है दुनिया में। तो आपको सोना बराबर है, जितना आपको सोना है उतना सोना ही चाहिए। तीसरी बात, ये एक बात मैं कह रहा हूँ, सब लोग सुन लें, जो यूथ हैं, युवा हैं, वो भी सुने, और जो लोग जिनका एज ज़्यादा है उनको भी सुने। आधा घंटा योगा की प्रैक्टिस आज से स्टार्ट कर दें, बहुत ज़रूरी है। आपका दिन प्रतिदिन आपका लीवर, लंग, किडनी, पूरा सिस्टम एजिंग में जा रहा है, पुराना होता जा रहा है, टूट फुट हो रहा है। उनको रिजुविनेट करने का 2 ही तरीका है, एक अच्छा स्लीप और दूसरा योगा। अगर आप आधा घंटा योगा आज से अगर अपनी बॉडी को देना शुरू कर दें तो आपका सिस्टम फिर से नया होने लगेगा और हेयर लॉस को भी इससे काफ़ी मदद मिलता है। इसके अलावा मैं एक चौथी चीज़ कहूँगा कि एक कोई अगर उनको लगता है कि उनके खाने में किस तरह का मल्टीविटामिन सब की कमी है तो किसी डॉक्टर से मिलकर मल्टीविटामिन शुरू कर सकते हैं। जिनका स्काल्प में खुजली या ऑयली स्काल्प नहीं है, रात को सोते समय कोई भी तेल, असली प्योर ऑयल लगा के सो जाएं और सुबह 2 बूंद शैम्पू से उसको धो लें। ये ऑयलिंग भी काफ़ी हेल्प करता है। तो अगर आप ये सब करेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे, हैप्पी रहेंगे, अच्छा हेल्थ मैनेज करेंगे, योगा करेंगे, अच्छा खाना, हाई प्रोटीन डाइट खाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, मिनरल्स बैलेंस रखेंगे, अच्छे से सोएंगे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो बॉल्डनेस आपका 25 साल में आने वाला है उसको आप 30-35 तक तो खींच ही सकते हैं। क्या बात है। तो गुड हेल्थ गुड हेयर, ये है। हेल्थ को अच्छा रखें, हैप्पी रहें, तो आप अपने बालों को भी मैनेज कर सकते हैं लंबे समय तक। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी जानकारी देने के लिए। और आज का जो दोस्तों हमारा विषय था वो बालों का गिरना और उसका उपचार। तो इस विषय पर डॉक्टर अशोक सिन्हा जी, आपने बहुत सारी जानकारी दी, बहुत से कठिन प्रश्नों के आसान शब्दों में जवाब दिए। उम्मीद है प्रोग्राम हमारे सुनने वालों को अवश्य पसंद आएगा। और आप विविध भारती के स्टूडियो में आए, इसके लिए विविध भारती की टीम की ओर से और सुनने वालों की ओर से आपको हृदय से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, ये था आज का सेहतनामा कार्यक्रम और आज आपकी हमने मुलाकात करवाई मुंबई के सुप्रसिद्ध ट्राइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक सिन्हा से। आज के प्रोग्राम में तकनीकी सहयोगी थे दिवाकर द्विवेदी और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। अब दीजिए आज के इस प्रोग्राम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को इजाजत। नमस्कार। आज के पिटारे में था सेहतनामा, जिसकी बारी पिटारे में हफ्ते में सिर्फ 1 दिन आती है। वैसे पिटारा तो 7 दिन खुलता है। हर रोज सुनिए।